हेलो स्टूडेंट्स, अमित जौहरी सर की तरफ से जौहरी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वेक्टर्स। दो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली चीज, अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है, तो वो तीनों वेक्टर कंटिन्यूअस साइड ऑफ ए ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। मैं इसको टैगलाइन बना देता हूं, कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट। कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट। मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट अस सपोज थ्री फोर्सेस आर देयर। फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटी। अगर तीनों फोर्सेस का सम यानी रिजल्टेंट जीरो है, तो अगर इन तीनों फोर्सेस से मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा तो यस, इट विल बिकम ए कंप्लीट ट्रायंगल। मुझे इनको ऑर्डर में लेना पड़ेगा। ये मैंने F1 लिया, ये मैंने F2 लिया और ये मैंने F3 लिया। आप देख सकते हैं F1, F2, F3 मैंने तीनों ऑर्डर में लिए हुए क्योंकि इनका रिजल्टेंट जीरो है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द वेक्टर कि अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है तो वो साइड्स, अगर उन वेक्टर से उनकी साइड्स बनाई जाए तो वो एक ट्रायंगल को शो करेंगे। इस थ्योरम को समझने के लिए आप इजीली ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। एज पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, मैं यहां डाल देता हूं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, F1 प्लस F2 इन दिस डायरेक्शन मिलेगा मुझे F1 प्लस F2 थर्ड साइड इन द अपोजिट सेंस एज पर ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ मैंने अपने पहले वीडियो में कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो एज पर ट्रायंगुलर लॉ मुझे F1 प्लस F2 थर्ड साइड मिलेगी बट इन द अपोजिट सेंस। लेकिन अगर इसका रिजल्टेंट जीरो है तो F1 प्लस F2 को माइनस ऑफ F3 के इक्वल होना पड़ेगा। मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। तो एज पर ट्रायंगुलर लॉ क्या हो गया, F1 प्लस F2, अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो ये माइनस F3 के इक्वल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। अब आप F3 को इस साइड ले जाओगे तो आपको F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर A प्लस B प्लस C तीन वेक्टर है जिनका सम जीरो है तो ABC आर द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये आप मान के चलिएगा, ये आपको प्रॉब्लम में कई जगह काम आएगा। इसी का एक्सटेंशन हमको मिलता है लेमीज थ्योरम में। जीरो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का इस कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन हमें मिलता है लेमीज थ्योरम में। लेमीज थ्योरम मुझे बोलता है कि इफ थ्री वेक्टर्स आर कॉनकरेंट, और तीन वेक्टर्स एक पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं और अगर उनका रिजल्टेंट जीरो है तो वेक्टर आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर्स। एज पर लेमीज थ्योरम, अगर तीन वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो है तो द वेक्टर आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर्स। ठीक है, मैं इस थ्योरम को यहां लिख देता हूं। इफ थ्री वेक्टर्स आर acting on an object whose resultant is zero, then vectors are proportional to sine of angle
between other two vectors. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत यूजफुल है लेमीज थ्योरम। अगर तीन ऐसे वेक्टर हैं, मान लीजिए F1 F2, फोर्सेस ले लेते हैं वेक्टर की जगह, F3, इनके बीच का एंगल अल्फा, इनके बीच का बीटा, इनके बीच का गामा। अगर तीन फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं और इन तीनों का रिजल्टेंट अगर जीरो है, तो ये फोर्सेस प्रोपोर्शनल होंगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। मैं इसको इस डायग्राम के हेल्प से समझाता हूं। इस ऑब्जेक्ट पर तीन फोर्सेस लग रही हैं, F1 F2 F3, और यहां पे आपको कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस जीरो है। इन पूरी फोर्सेस का जो इफेक्ट आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो इन सच केसेस में जो F1 फोर्स आ रही है वो प्रोपोर्शनल होगी F2 और F3 के बीच के एंगल का। F1 फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन F2 एंड F3। तो हम इस तरह से इस थ्योरम को लिख देते हैं, F1 अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू F2 अपॉन, F2 मतलब F1 और F3 के बीच का एंगल विच इज अल्फा, साइन अल्फा is equal to F3 upon the sine of angle between F1 and F2 which is beta, sin beta। बट लेमीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो आपकी फोरमोस्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए वो है ये कि भैया रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। अगर उन फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो नहीं है तो आप लेमीज थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर जीरो है तो लेमीज थ्योरम से आपके न्यूमेरिकल काफी इजी सॉल्व हो सकते हैं। ये इक्विपमेंट है आपके पास, ये आपको इक्विप करेंगे। जब आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को वो इनहेंस करती हैं। तो हमेशा अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इनहेंस करने के लिए हर चैप्टर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो होती हैं, जो काफी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल को आपके लिए इजी बनाती है, वो हमेशा आप अपने माइंड में रखिए। ठीक है, तो लेमीज थ्योरम तब अप्लाई होगा जब रिजल्टेंट जीरो होगा। इन दैट केस forces are proportional to the sine of angle between the other two vectors or other two forces। अब जैसा मैंने बोला, लेमीज थ्योरम इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट। अगर मैं इन तीनों फोर्सेस को ट्रायंगल बनाऊं तो वो यही वाला ट्रायंगल बनेगा। इफ आई टेक F1 F2 F3 एज ए कंटिन्यूअस साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इट विल मेक सच टाइप ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि उनका रिजल्टेंट जीरो है। बस आपको ये याद रखना है, लेमीज थ्योरम लगाने के लिए रिजल्टेंट जीरो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप ये जो चीजें हैं ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को और एनहेंस करेंगी। हमेशा न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते रहिए। कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करने से आपका ज्यादा भला नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को टाइमली रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ऑफनली बहुत जल्दी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, पर डे का एक टारगेट सेट करें, उन न्यूमेरिकल्स को लगाएं, और जब न्यूमेरिकल्स को लगाएं तो भाई सॉल्यूशंस मत देखें। एक बंच ऑफ न्यूमेरिकल का आप टारगेट बना लें। लेट अस सपोज मैं हर आधे घंटे में 5 न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा, एक टाइम सेट करके। 5 न्यूमेरिकल लगाने के बाद आप उनके आंसर्स चेक कीजिए, उसमें से कितने आपको करेक्ट आए और कितने रॉन्ग आए। उन 5 क्वेश्चंस में से आपने कितनों में तुक्का यूज किया है और कितने क्वेश्चंस में आपने एग्जैक्टली कॉन्सेप्चुअल लगा के उसको सॉल्व किया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को पूरे एक शॉट में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। उसको ब्रेकआउट कीजिए फुल स्टॉप तक, डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चनर आपसे क्या बोल रहा है। जिसने क्वेश्चन डिजाइन किया है वो क्वेश्चन में पूरी हिंट छुपा के रखा हुआ है। जैसे ही आप उस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी को मैच कर गए, आपको वो आंसर आने लगेगा। मैच करने के लिए फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ें, उससे इंफॉर्मेशन को और डेटा को एक्सट्रैक्ट करें और फिर डिसाइड करें कि ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और इसमें क्या ट्विस्ट ये मुझे दे रहा है। क्लियर है? चलिए अच्छे से पढ़ाई करें। डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए मुझे ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा।
मैं आगे जाके काफ़ी इलस्ट्रेशन पे भी आपको सॉल्यूशंस दूंगा, इलस्ट्रेशन डिस्कस करूंगा डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर IIT जी मेन एंड एडवांस दोनों के लिए, नीट के लिए, फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की और अदर ब्रांचेस के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको लगता है मैं और जैसे मैं NTSE, ओलंपियाड, सेट, सब्जेक्टिव पे भी वीडियो बनाता हूँ, KVPY, फाउंडेशन, इन सब पे इंटरनेशनल एग्जाम्स के लिए भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। ACT है हो गया, सेट सब्जेक्टिव भी हो गया, सेट सिंपल भी हो गया। आप ज़रूर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दिखाएं, कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल ज़रूर करें। न्यूमेरिकल करेंगे तो आपकी एनहेंसमेंट होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक नेचुरल इंस्टिंक्ट से बनती है। वो 2 साल जो आप पूरे पढ़ाई में लगाते हैं वो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट को इनहेंस करने के लिए लगाइए। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपके पास वेपन की तरह है, ज़्यादा रखेंगे ज़्यादा वेपन है, लेकिन अगर आप उनको यूज़ करना नहीं जान रहे हैं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आप जिस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं वहाँ पर बोर्ड से काफ़ी डिफरेंट है, वो आपसे डेफिनेशन, पॉइंट्स ये सब नहीं पूछने वाले हैं। वहाँ पर एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें वो नॉलेज आपकी यूज़ होने वाली है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को ज़रूर इन्हेंस करें। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, सब खुश रहें। बाय। थैंक यू।